ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। सुबह से आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम लगातार बता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3:30 बजे प्रेस वार्ता करने वाले हैं। अब मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से। स्वागत है मुख्यमंत्री जी की और हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुद्दा आप सबको पता है कि जिस प्रकार से पंजाब में जो चुनाव आ रहे हैं जल्दी, उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी बड़ी उहापोह में है, क्योंकि जिस प्रकार से 15-16 महीने से किसानों के साथ अत्याचार और अन्याय इन्होंने किया, जो 3 काले कानून इन्होंने लादने का काम किया, और जिस तरीके से देश के किसानों से माफी तो मांगी, लेकिन देश के किसानों से, किसान संगठनों से कोई चर्चा नहीं की। बिना पार्लियामेंट में चर्चा किए उनको कानूनों को वापस लिया गया। और अब जब किसानों से जो वादे किए गए थे या किसानों की जो आत्महत्याएं हुई हैं या जो मौतें हुई हैं इस दौरान, उन सब पे कोई चर्चा नहीं करके देश के प्रधानमंत्री एक नई षड्यंत्र करके, नया देश में माहौल बना करके, और वही छद्म राष्ट्रवाद की तर्ज के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है, उसी तरीके से एक देश में माहौल क्रिएट करके उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि स्टेट्स के जो चुनाव हैं वो लड़ना चाह रहे हैं। जो घटना सबके सामने है कि रैली के लिए किसान आने को तैयार नहीं थे, वहां लोग आने को लिए तैयार नहीं थे। किसान अपनी बात रखना चाहते थे, उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। केंद्र के जल संसाधन मंत्री जो हमारे यहां से एमपी हैं, वो बार बार उनसे चर्चा कर रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से मिलाने का झूठा वादा भी कर रहे थे। खैर, जो कुछ भी हुआ उनको पता था, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री आए। जो उनका रूट चार्ट था, जिस प्रकार से उनको आना था, जो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारियां हैं, वो तमाम अमित शाह जी के अधीन आने वाली तमाम उन केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारी थी। प्रोटोकॉल का बाकायदा निर्वहन किया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। बाकायदा कैबिनेट मंत्री गए, मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि ऐसी स्थिति है कोरोना की, मेरे साथ वाले पॉजिटिव हैं, मैं आऊं या नहीं आऊं, आप बता दीजिए, जो आप कहेंगे वो कर लेंगे। देश के प्रधानमंत्री का सवाल है। उन्होंने कहा नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, आप वर्चुअल जुड़ जाइए। उसके बाद में अचानक रूट बदला गया। रूट बदलने की कोई सूचना समय पर वहां की स्टेट को दी नहीं गई। और एक और बात जो इसके आगे मैं कहना चाहता हूं कि किसी ने प्रधानमंत्री के ऊपर कोई हमला नहीं किया। प्रधानमंत्री का काफिला और जो किसान बैठे थे पहले से, उनके काफिले में काफी दूरी से पहले उनका काफिला रोक दिया गया। और रोकने के बाद में जब उनको सूचना मिली कि वहां पर कोई भीड़ नहीं आई है, वहां पर जितने बुलाए उसके 1% लोग भी आए नहीं हैं, तो एक ड्रामा सोची समझी साजिश के तहत किया गया कि देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चूक की गई है। पहली बात, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा केंद्र के द्वारा पारित कानून के मुताबिक अमित शाह जी और उनकी जो गृह मंत्री की एजेंसी हैं उनका था। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर से जाना था, सड़क मार्ग के द्वारा नहीं जाना था। तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए वहां लोग आना ही नहीं चाहते थे, ये केंद्र के का था। दूसरी बात,
देश के प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर से जाना था, सड़क मार्ग के द्वारा नहीं जाना था। तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए वहां लोग आना ही नहीं चाहते थे। ये केंद्र के वहां के प्रभारी गजेंद्र सिंह जी को पता था। चौथी बात, जब किसी ने नारा नहीं लगाया, हमला नहीं किया, किसी ने कुछ कहा नहीं, और 10-20 मिनट के अंतराल में जब कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री जी इधर से जाना चाहते हैं, तो वहां की मुकामी पुलिस ने वो रास्ता साफ करा दिया। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री, चूंकि वहां लोग नहीं थे, रैली असफल हो जाती। मीडिया ने चला भी दिया था कि देश के प्रधानमंत्री जी की रैली असफल हो रही है, मौसम भी खराब है, लोग भी नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का देश में माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक कर दी। ये चूक नहीं है मित्रों। अगर वो प्रदर्शनकारी ये मांग भी कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री हमारा ज्ञापन लें या हमारे से वार्ता का समय दें, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्रियों से हुई है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो एक महिला ने कॉलर पकड़ के ये कहा था कि हमें आजादी से क्या मिला। तो देश के प्रधानमंत्री उस वक्त के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि प्रधानमंत्री की कॉलर आप पकड़ रहे हो, ये देश में आपको आजादी के बाद में मिला है। 1955 की घटना, प्रधानमंत्री जी को काले झंडे दिखाए। एक नौजवान साहबुद्दीन था, फिर वो सिविल परीक्षा में पास हुआ, आईएएस बना। जब उनकी फाइल देश के प्रधानमंत्री के पास में गई तो लोगों ने कहा साहब इसने काले झंडे दिखाए थे, इसको परीक्षा में पास नहीं करना चाहिए, नौकरी नहीं ज्वाइन करानी चाहिए। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि इससे इसका कोई संबंध नहीं है, इसने मेहनत की है। चौथा उदाहरण, बीएचयू में इंदिरा गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। वीसी ने बच्चों को निकालने का निर्णय ले लिया था। इंदिरा जी ने कहा नहीं, उन बच्चों को मेरे पास लाइए, उनका अधिकार है बात करने का। 2 अक्टूबर 86 को राजघाट के पास में जब राजीव गांधी जी के करीब से गोली चलाई थी, एक्शन की बात आई तो राजीव गांधी जी ने कहा हमारे देश के नागरिक हैं, किसी बात से गुस्सा हो गए होंगे, उनके खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी बिना सूचना दिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी नहीं है, पूरे देश को बिना सूचना दिए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं, तब कोई बात नहीं बनती है। और भी कई उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रोटोकॉल तोड़ करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई अवसर ऐसे आए हैं जिस पे इस तरीके की नौटंकियां की हैं। लेकिन आज चूंकि पंजाब के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उनको केवल मात्र माहौल बनाना है कि देखो देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस के शासन में खतरा हो गया। देश के प्रधानमंत्री जी को यह कहना कि आपके, जैसा सोशल मीडिया में आ रहा है कि आपके मुख्यमंत्री जी को कह देना मैं सुरक्षित वापस जा रहा हूं जान बचा के, ये शोभा नहीं देता। फेडरल सिस्टम है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके पास सारे अधिकार हैं। उस मुख्यमंत्री ने क्या गलती कर ली? उसकी गलती यह है, अगर कोई है तो कि वो एससी का व्यक्ति है। उसकी गलती यह है कि वो भला व्यक्ति है जिसने ये कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री को किसी तरह की आंच आती तो मैं मेरा खून बहा देता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को आंच नहीं देने देता। ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिसके इतने अच्छे अच्छे उदाहरण हैं स्वतंत्र भारत में, उसके बावजूद इस तरीके की बात बना के, बाउंडर बना करके, ट्विटर पे ट्रेंड करा करके, कभी स्मृति ईरानी जी बोल रही हैं, कभी कोई मिल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसान कभी हारता नहीं है, कभी डरता नहीं है, कभी झुकता नहीं है। इनको चाहिए था
कि जब देश की लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल वापस लिए जा रहे थे, तब देश के किसानों से बात करनी चाहिए थी। उनके जो लोग मिल गए उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए था, उनको नौकरियां उनके आश्रितों को दिए जानी चाहिए थी। देश का किसान एमएसपी के गारंटी कानून की मांग करता है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उठा के झोला चल दिए कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, पैसे हमारे पास में बहुत हैं, तो पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जाता। वस्तुएं खरीद सकते हो, भारत के नागरिक का ईमान नहीं खरीद सकती भाजपा के लोग। इसलिए समझ लेना चाहिए कि नोटंकी बंद करें, अपनी हार स्वीकार करें, किसानों से बात करें, माफी मांगें। इस कांग्रेस को सिखा रहे हो जिस देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गई, देश का पूर्व प्रधानमंत्री शहीद हो गया, उस परिवार की जिसने 2 माता, दादी और पिता दोनों खो दिए, उस परिवार की आपने आते ही एसपीजी की सुरक्षा हटा ली। आपको तनिक उस वक्त शर्म भी नहीं आई कि ये दिन आपको भी देखने पड़ेंगे, आप भी पूर्व होने वाले हो। तो आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। जब देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी शहीद हो गए, उनकी हत्याएं की गई, उसके बाद में उसके परिवार की आपने किस कारण से सुरक्षा हटाई? क्या उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? इसलिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। जानबूझ के ये ड्रामा किया गया। एक देश में माहौल जो बनाने में ये माहिर हैं कि साहब हम तो देश के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं। आप अगर कर रहे हो तो किसानों को आप तुरंत बुला करके बात करके उनकी समस्या का समाधान करो। मैं समझता हूं ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है। जब देश के प्रधानमंत्री वहां खड़े थे तो मित्रों, आप सबके पास में विजुअल है, देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडे लेकर के नारे लगा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। तो वहां खतरा कहां था? इनको कोई खतरा नहीं था। केवल मात्र वहां भीड़ नहीं थी, उनको इस तरीके से रूट चयन करना था। ये जिम्मा कि साहब पंजाब के डाल करके कांग्रेस को टारगेट बनाओ, जिससे उत्तर प्रदेश में और पंजाब में हमको ये लाभ मिल जाए। कहीं लाभ नहीं मिलने वाला है। जब तक उत्तर प्रदेश में किसानों के हत्यारी केंद्रीय मंत्री, जिसका बेटा मुलजिम है, उस केंद्रीय मंत्री को नहीं हटाओगे, वहां पर उत्तर प्रदेश में भी यही हाल इनके होने वाले हैं। प्रजातंत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी बात कहना चाहता है तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, सुनना चाहिए, होने वाला काम होना चाहिए। उनके खिलाफ हम लाठी जोर जुलम से कोई काम नहीं कर सकते। तो ये अवधारणा जो कांग्रेस पार्टी की है, देश का प्रधानमंत्री हम सब का प्रधानमंत्री है। हम कतई नहीं चाहते, कोई देश का नागरिक नहीं चाहता कि हमारे प्रधानमंत्री को कहीं कोई दिक्कत हो, कोई खतरा हो, उसके मान सम्मान, उसके स्वाभिमान में कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी अकेला व्यक्ति नहीं है। ये हम कांग्रेस के लोग भली भांति जानते हैं। और जब हमारा समय था, हम देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के महान नेता, तब बीजेपी वालों को दूसरे विदेशों में भेजते थे कि आप हमारे देश की बात रखिए। सुषमा स्वराज जी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, आप सबने देखा होगा। अटल बिहारी जी इसके उदाहरण है, आपने सबने देखा होगा। और इनके कांग्रेस को साफ कर दो, खत्म कर दो। कांग्रेस के नेताओं पे सीबीआई, ईडी, पीडी सब छापे डाल दो। अब यूपी में चुनाव है तो समाजवादी के खिलाफ छापे डाल दो। ये क्या चल रहा है देश में? नोटंकी चल रही है। मैं थोड़ा लंबा बोल गया, इसके लिए तो माफी चाहता हूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की थोड़ी तबीयत नासाज है, फिर भी ये अपनी बात रखने के लिए आज आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब अपनी बात रखेंगे। मैं सेंटर कर दूंगा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी आ रही हमारे पीसी जी अध्यक्ष साहब ने
विस्तार से आपको अपनी बात रखी और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से माहौल बना है कल से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मैं देख रहा था दोपहर के बाद में जो बीजेपी के नेता लोग मेरे केंद्रीय मंत्री जिस प्रकार का माहौल बनाने का असफल प्रयास कर रहे थे पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कि कांग्रेस प्रधानमंत्री से घृणा करती है। मैं इसको खंडन करता हूं। कांग्रेस प्रधानमंत्री से घृणा करती है। क्या तुक था प्रधानमंत्री जी के, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है कि आप ऐसे वक्त में भी राजनीति करो, ये अनफॉर्चुनेट है। और कांग्रेस से ज्यादा कौन समझ सकता है कि प्रधानमंत्री को खतरे कैसे होते हैं। इंदिरा गांधी जी की जान आपके हमारे देखते चली गई, खालिस्तान ने बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी चले गए। छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, पंजाब के मुख्यमंत्री थे बेन सिंह जी, सरदार बेन सिंह जी, उनकी हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ में विजय शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी जो विपक्षी नेता थे, वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट पटेल साहब, वो सब मारे गए। 22 लोग मारे गए एक साथ के अंदर। तो कांग्रेस के तो आजादी के पहले से जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, वही संस्कार, वही संस्कृति, वही परंपरा, वही अहिंसा को आत्मसात करके चलते हैं। और 70 साल में देश को चलाया है, जान की परवाह नहीं करी कांग्रेस ने। इस प्रकार झूठा आरोप नहीं लगाया किसी पे। पहले भी कई बार, जैसा भी बताया अध्यक्ष ने, राजीव गांधी पर फायरिंग हो गई थी, राजघाट पर हो गई थी। मनमोहन सिंह जी गए जेएनयू के अंदर, अमृतसर गए, काले झंडे दिखाए गए उनको। जम्मू कश्मीर में ये सब संभव है। जम्मू कश्मीर के अंदर धरना दे दिया किसानों ने, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये भावना पकड़ करने का एक सिस्टम होता है। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, मैनेज करना पड़ता है। पुलिस मैनेज करे, कार्यकर्ता मैनेज करे, पार्टी मैनेज करे, और उन्होंने प्रयास किए भी था। मैंने सुना कि एक रात पहले रात को 3 बजे तक प्रयास किए गए। सीएम पंजाब के बोल रहे थे, उन्होंने किया। जो हमारे प्रभारी महामंत्री बीजेपी के हैं राजस्थान के, उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं मानेंगे, तो समझ जाना चाहिए था। उसके बाद में आप इस रूप में जाने की तुक क्या थी? मेरे ख्याल से जो प्रयास किए गए होंगे वो किए गए होंगे कि रैली में कोई विजन नहीं पड़े, मेरे ख्याल से। क्योंकि उस वक्त नहीं था कि ये कोई बाहर उड़ जाएंगे, तो ये कहा होगा भाई आप लोग रैली को शांतिपूर्ण होने दो। मेरे ख्याल ये प्रयास किए गए होंगे। उसमें उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हेलीकॉप्टर उतरा, हेलीकॉप्टर क्या प्लेन उतरा आपका बठिंडा पे, और जाने लगे, मौसम खराब हो गया। अचानक आपने प्रोग्राम बनाया बाय रोड जाने का। रात और दिन का फर्क होता है। पूरा प्रोटोकॉल पीएमओ के मॉनिटरिंग में तय होता है, आईबी की इनपुट के साथ में। एसपीजी का एक्ट बना हुआ है 89 का, 87 का, 89 का, जिसे बाकायदा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए प्रोविजन किए गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में वो एक्ट बना था। वो कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है। उनके बगैर इशारे तो पीएम का काफिला रवाना हो ही नहीं सकता जब तक रूट क्लियर नहीं हो, और जब तक वो एसपी नहीं कह दे, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खुद कह दे, मान लो उनको, या जो प्रोटेक्टिव होते हैं। पहले सोनिया जी भी थी, राहुल जी भी थे, पूरा परिवार था। अभी अध्यक्ष ने कहा आपको कि 2019 में हटा दिया गया उनके, इस पे भी उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया। आजकल जिंदगी में अगर किसी जिंदगी बचानी हो, हम लोग भी कई लोगों को प्रोटेक्शन दिए हुए राजस्थान के अंदर, पूरे देश भर के अंदर एमएलए को, एमपी को जिनकी थ्रेट होती है, एक प्रोसेस होता दी जाती है।
क्या तुक था? अगर एसपीजी प्रोडक्ट थे वो लोग तो उसके लिए एक अमेंड किया, आपको पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कर हटा दिया, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपकी मानसिकता है। तो इस प्रकार का कल माहौल बना दिया गया जैसे कि मतलब वहां की सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री सब इसमें शामिल थे। तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कमेंट कर दिया वहां पर जिस रूप में। अब किस रूप में किया हो तो प्रधानमंत्री जाने कि किस रूप में उन्होंने क्या कमेंट कैसे किया होगा, क्यों किया गया है या किन शब्दों में किया, किसी को नहीं मालूम। खाली एक एजेंसी की न्यूज की बात कह रहे हैं, पर क्योंकि पीएमओ से या गृह मंत्रालय को इसका खंडन नहीं आया तो देश मांगे चलेगा भाई पीएम ने कहा वो सही कहा, ये कमेंट क्या होगा। पर ये कमेंट को करना नहीं चाहिए था। उनकी सुरक्षा का जिम्मा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट तो ध्यान रखती है, उसकी तो ड्यूटी है, पर आईबी और एसपीजी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा देश के अंदर कि क्या चूक हुई। आप जांच करवा लीजिए, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। तो इस प्रकार से स्मृति ईरानी जी जो बोल रही थी या दूसरे जो नेता बोल रहे थे, हमें दुख हुआ कि आप कांग्रेस के बारे में इस घटना को, कांग्रेस को लपेट रहे हो आप चुनाव के राजनीति करने के लिए, क्योंकि चुनाव 5 राज्यों में है, इस पार्टी को बदनाम करने के लिए। कांग्रेस के संस्कार, कांग्रेस के तो हम कहते हैं कि हमारे तो ब्लड के अंदर भी अहिंसा की भावना है, और आपके आरएसएस और बीजेपी के ब्लड के अंदर हिंसा की भावना है। पूरा देश दुनिया जानती है, आपकी सोच में हिंसा है, आपके कर्मों में हिंसा है, आपके व्यवहार में हिंसा है, दुनिया जानती है। वो हमें पाठ पढ़ाएंगे हिंसा का, अहिंसा का, ये सोचने वाली बात है। उनकी सोच वही है देश के अंदर। आज जो तनाव और जो माहौल बना हुआ देश के अंदर, अविश्वास का, टेंशन का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन क्यों बना हुआ है? 70 साल से लोग साथ रहते आए हैं, देश एक रहा, अखंड रहा। खालिस्तान में आतंकवादी हैं, जो गतिविधि की तो इंदिरा गांधी को मालूम था मेरी जान जा सकती है, तब भी उन्होंने परवाह नहीं करी। देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए उन्होंने एक्शन किए और जान चली भी गई। ये त्याग बलिदान की बात है, देश की आजादी के वक्त में भी, आजादी के बाद में भी। ये लोग क्या जाने इनका, ये तो चुनाव जीत गए धर्म के नाम पर। कब तक काम चलेगा इनका? धर्म के नाम पर कब तक राजनीति करोगे? धर्म के लोग भी समझ जाएंगे कि आपकी सच्चाई कितनी है, आप कथनी में करने में कितना अंतर है, आप क्या कहते हैं क्या करते हैं, सबको मालूम हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी कल घटना हुई उसका सबको दुख है। प्रधानमंत्री की रक्षा करना, पूरे देशवासी दुआएं करते हैं उनके लिए। प्रधानमंत्री होता देश का, पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान प्रधानमंत्री के निमित्त मात्र होने से भी देश का बढ़ता है। उसके ऊपर कैसे कुछ सोच सकता है? तो जिस प्रकार की बातें की गई, मैं समझता हूँ कि तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। और एक अभी अध्यक्ष ठीक कर रहे थे, एक मुख्यमंत्री पंजाब को आजादी के बाद पहली बार मिला, एक शेड्यूल कास्ट के मिले। पूरे देश में वेलकम हो रहा उनका। पूरे मुल्क में एक मिस्टर चैनी जो शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे देश ने वेलकम किया उनका। और आप उसके बारे में उनको मैसेज दिलवा रहे हो आप प्रधानमंत्री जी, क्या आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय को कि मैं बच के आ गया हूँ, जिंदा आ गया हूँ, जो भी कहा उन्होंने। बहुत मैं समझता हूँ कमेंट को नहीं करना चाहिए था। इस रूप में जो स्थिति कल बनी, इसलिए मैं उचित समझा कि हम आपके साथ में रूबरू हों और अपनी भावना बताएं किस प्रकार से ये देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। अभी सब चिंतित है इसको लेकर। इस देश का पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, कोई बुद्धिजीवी हो किसी रूप में, या पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल लोग हों, आज सब चिंतित है मन के अंदर। पर जो माहौल है वो सबके सामने है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में हम सबको परिचय देना पड़ेगा, बहुत सोच समझ करके
कि किस रूप में हम लोग क्या चाहते हैं देश के लिए। क्योंकि अभी जो एजेंसियाँ जिस प्रकार दबाव में हैं, जुडिशरी जिस पे लोग फेथ करते हैं कि जुडिशरी में जाएंगे न्याय मिल जाएगा, उसके दबाव बंद हो रहे हैं। और बाकी IB, CBI, ED तो आप देखिए जो क्या कर रहे हैं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ उनके कारनामे शुरू रहते हैं। तो पूरा देश समझ रहा है, देख रहा है। और ये घटना जो है, ये घटना जिस रूप में सामने आई है कि अचानक आप बाई रोड चले गए, अचानक वापस आना पड़ा आपको, ये कहीं कहीं आपको SPG, IB कि पूछना चाहिए भाई बताओ क्या एक्टिव स्थिति क्या बनी, वहाँ की पुलिस ने आपको कॉपरेट नहीं किया था क्या, SPG वाले करें इस बात को। तो इस प्रकार से ये माहौल बनाया गया, उससे बहुत ही पूरे देश के अंदर पूरा मीडिया भी कल से ही चला रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने नेता हैं BJP के जो लैंग्वेज काम ले रहे हैं उसमें अपने आप को रोकेंगे और देश को गुमराह नहीं करेंगे। देश को गुमराह करने की बात है ये जिस प्रकार से बोला जा रहा है। सर, बार बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य में इलेक्शन हो तो केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। पहले पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की बयानबाजी, तो क्या पूरा एक तरीके से पॉलिटिकल माइलेज नहीं सर? ये तो आप देख ही रहे हैं, ये तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल ये इसी रूप में राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं लड़ी विचारधारा की हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार जिस पार्टी बनेगी जनता चाहेगी, परंतु अगर आप उनको डाइवर्ट करेंगे अपने हितों के लिए, गुमराह करेंगे लोगों को, तो ये उचित नहीं कहा जा सकता। सर, आपकी समझ क्या कहती है? बठिंडा से अचानक उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का प्लान बनाया, क्या ये सोनिया जी था? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विपरीत जाके काम किया? आपका अनुभव रहा या कोई कांटेक्ट आपने किया क्या? देखिए, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो तो उनके दिलो दिमाग में क्या होगा वो जानते हैं। परंतु ये इस प्रकार से बिना इनको मालूम था, जो सबसे बड़ी बात आज सामने वो आ रही है कि ये बता दिया गया था कि वहां पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। कल विश्लेषण भी आ रहा था मीडिया के अंदर भी। कोई सोचने वाली बात यह है, अचानक आंदोलन शुरू हो गया रवाना होने के बाद में, प्राइवेट काफिला रवाना हुआ, बार बार न्यूज आ रही है ना कि इतना कैसे मिली किसानों को। ये मुख्यमंत्री निकलता घर से बाहर, वायरलेस चलते तो पूरे जयपुर के अंदर चाहे कोई कोना हो वहां पहुंचे तो भाई मुख्यमंत्री का काफिला गया, यहाँ इधर निकल रहा है, आप लोगों को मालूम पड़ जाता है और आप लोग पहुंच जाते हो ऊपर टांगे हमें तंग करने के लिए। तो आप बताइए कि मुख्यमंत्री का काफिला जब निकलता है मालूम पड़ जाता है, वो तो प्राइम मिनिस्टर काफिला है, कैसे मालूम नहीं पड़ेगा? वो कल मीडिया चला रहा है उसको भी। इसलिए ये बातें बिल्कुल ही कोई बेतुकी बातें हैं। सर, एक तो ये कहा जा रहा है कि जहाँ रैली होनी थी वहाँ लोग नहीं जुटे, खाली कुर्सियां थी, और इसके बाद ये सारा वाकया शुरू हुआ और पूरी राजनीतिक बातें शुरू हुई। वहाँ लोग ही नहीं जुटे, PM की रैली में संख्या बल ही नहीं था। सत्य बात यही है, कारण है सर, सत्य बात यही है, बड़ा कारण सर यही है। तो ये आप बताइए, ये कोई छिप तो सकता नहीं। अगर मान लो बरसात आई, कुर्सियां खाली दिखी, तो आप प्रोग्राम आप कैंसिल कर सकते थे कोई ग्रेसफुली तरीके से, बजाय इसके आरोप लगाते आप मुख्यमंत्री पर और सरकार पर, वहां की सरकार पर। क्योंकि चुनाव होने वाले 2 महीने बाद में आप ग्रेसफुली अनाउंस कर देते पोस्टपोनमेंट, क्योंकि बरसात आ गई है। होता क्या, हम लोग प्रोग्राम पोस्टपोन होते हैं, उसकी बजाय आपने रास्ता दूसरा चुना। इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या कारण था कि जहां आपका मालूम था कि वहां पे बरसात हो रही है और लोग आए नहीं रैली के अंदर, उसके बाद में प्रधानमंत्री को रवाना क्यों कराया गया? किसने करवाया रवाना? किसने गुमराह किया प्राइम मिनिस्टर को? या प्राइम मिनिस्टर खुद ने तय किया जाने का? ये देश की आवाम के सामने बात आनी चाहिए। सर, आप कहिए कि जवाबदेहिता होनी चाहिए। पंजाब सरकार से भी कोई जवाब मांगा गया था आलाकमान की तरफ से? क्योंकि ये तो जांच का विषय है, बाद में पता लगा गलती किसकी है किसकी नहीं है।
किनसे? आपने कहा कि कल जो आपने ट्वीट किया था कि जवाबदेहिता सबकी होनी चाहिए इस तरह के मामलों में, तो क्या पंजाब सरकार से भी कोई जवाब मांगा गया है? क्योंकि अब तो तय नहीं है किसकी गलती है। आलाकमान ने क्या अपने स्तर पर अपनी सरकार से जवाब मांगा है कि किसकी गलती रही? तो गृह मंत्रालय मांग रहा है, हम क्या मांगे? दिक्कत आ रही है, मांगना वो चाहिए। तो गृह मंत्रालय मांगे तो मांगे, हमें क्या दिक्कत है उसमें? गृह मंत्रालय ड्यूटी है, गृह मंत्रालय जिम्मेवारी भी तो है, आईबी हो चाहे एसपीजी हो। कांग्रेस हाईकमान ने भी क्या कोई जवाब मांगा है? कांग्रेस हाईकमान क्या मांगेगा? कांग्रेस हाईकमान का खुद पार्टी संगठन का काम थोड़ी है। मैं जवाबदेहिता वाली बात कर रहा हूँ। जवाब देही अपने स्तर पर कोई पीएम की सुरक्षा का मामला है, वो तो पूछा है ना, तो उनका काम है। पूछा है ना। उन्होंने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, अचानक उन्होंने प्रोग्राम बनाया, अचानक वापस जाने का बना लिया। और ये भी कहा पहला चीफ मिनिस्टर ने, मुझे तो किस बात का है कि बगैर मीटिंग किए हुए प्रधानमंत्री को जाना पड़ा, और अगर उन्हें जान को खतरा होता तो पहले मैं अपनी जान देता। इससे बड़ी बात एक चीफ मिनिस्टर क्या कह सकता है? दमखम के साथ उसने कहा अगर उनको खतरा नजर आता मुझे तो मैं पहले जान अपनी देता। तो हमारे प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री, ये भी तो कहा उन्होंने। मुख्यमंत्री जी, आप बार बार बोले कांग्रेस की, वहाँ की कांग्रेस पार्टी और वहाँ की सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है, ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले धारा 356 के इस्तेमाल की केंद्र की ये कोशिश हो सकती है वहाँ की सरकार को बर्खास्त केंद्रीय निगरानी में कराने की? ये बात मैं और दूसरा सर, इसके साथ ही एक छोटा सवाल जोरदार मामला भाई। सरकार जो हमारी सरकार गिराने वाले षड्यंत्र में शामिल हैं, उनको मुझे क्या मालूम वो क्या षड्यंत्र पंजाब में कर रहे हैं? बताइए, आप कमाल है, आप मुझसे पूछ रहे हो। ये जितने लोग हैं बाकी प्रभारी हैं जो राजस्थान बिलोंग करते हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी आती है, तमाम लोग राजस्थान सरकार को गिराने में षड्यंत्र में शामिल थे। उनके मन में क्या है पंजाब के बारे में कैसे कह सकता हूँ आपको? कल पंजाब के लोगों को 42,000 करोड़ की सौगात देने वाले थे, अब उस सौगात का क्या होगा? दे तो मना कौन कर रहा है उनको? कौन देगा सर? उनको मना कौन आप कर रहा दिल्ली है? से दे दीजिए। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सब काम हो रहे हैं, गवर्नेंस चल रही है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए और 42,000 करोड़ की सौगात दे दीजिए, आपको दिक्कत नहीं। इस बात का अंदेशा आपको भी है कि यहाँ पे भी अगर पीएम या होम मिनिस्टर आते हैं तो इस तरह का बदनामी करने का अंदेशा यहाँ भी हो सकता है स्टेट में? किसके बदनामी? जो पंजाब की घटना हुई जिस तरह से सरकार भाई जहां जहां चुनाव आएंगे ये इसी तरह के प्रोपोगेंडा लाएंगे, ये क्लियर है, इनके एजेंडे में है। वो तो अमित शाह कह गए कोई एहतियातन उपाय आप करेंगे या बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। सर एक सवाल इससे हटके है। कोरोना को लेकर आप लगातार लोगों के बीच में अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, लगातार वीसी भी चल रही है, लेकिन अभी भी लोग जो है प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे, भीड़ भाड़ हो रही है, तो क्या कुछ सख्ताई के कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, जब आप लोग भी नहीं कर रहे हो मैं किसको कहूँ? आप लोग भी नहीं कर रहे हो, मैंने आते ही यूँ कह दिया कि देखिए हमारे मित्र लोग जो है वो खुद ही प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे। तो ये मैं आगे कहने वाला ही था आपको कि प्लीज 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 इसको गंभीरता से लें, आप सब लोग पालना करें और पालना करवाने में सहयोग करें और माहौल बनाने में आपकी भागीदारी हो। सर पहले भी जो है आप बोल रहे हैं, पहले भी ऐसी घटना हुई है जिसके अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर चूक रही है, तो पहले और अब के अंदर कोई सुरक्षा के अंदर कोई बदलाव नहीं है? चूक की बात नहीं है मित्र, बात यह है कि विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई जननेता हो, उसको बात सुननी पड़ती है और ये संवैधानिक अधिकार है लोगों को कि अपनी बात करें। वो अगर अपनी बात प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते थे तो उनको समय देना चाहिए था। ये नौबत ही नहीं आती इकट्ठे होने की। अगर वो ये कह देते कि हाँ हम मिल लेंगे आपसे, आप समझ सकते हो ना, उनकी सुरक्षा के चूक में कोई चूक नहीं है। सर एक तो गाड़ी लगा के रोकना, किसको रोका? नहीं, प्रधानमंत्री को किसने कहा था इस रास्ते जाओ? क्या पंजाब गवर्नमेंट ने लिख के दिया था कि ये रास्ता क्लियर, आप चले जाइए? आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी, आईबी की जिम्मेदारी थी,
एसपीजी की जिम्मेदारी थी, उनको वहां के डीजीपी के द्वारा लिखा हुआ था क्या कि ये बिल्कुल क्लियर, आप जाइए इधर से, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद में अगर कोई बात आती तो बात आती है, आप समझिए बात को। सीएम साहब, एक कोर्ट को लेकर लोगों में काफी पैनिक है, लॉकडाउन को लेकर कोई स्थिति क्लियर करें, लॉकडाउन लग सकता है। लॉकडाउन की कोई विचार नहीं लॉकडाउन लगाने का। हम चाहते हैं कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, जनहित के अंदर है, वो डिस्टेंस मेंटेन करे, सैनिटाइज करे हाथों को, मास्क लगाए और वैक्सीन लगाए। ये बहुत आवश्यक है और वैक्सीन ने बचाव किया। अभी जो आप देख रहे हो कि जो लोग आ रहे हैं, भर्ती भी हो रहे हैं कुछ लोग, पर वो सीरियस एक भी नहीं है, इक्का दुक्का छोड़ के, इसलिए कि अमूमन सबके वैक्सीन लगी हुई है, वो आ रहे हैं। तो अब बहुत बड़ा फर्क है, जहाँ वैक्सीन लग गई देश के अंदर, उन मुल्कों के अंदर जब ओमिक्रॉन भी आ रहा है, डेल्टा भी है, पर वो पहले जो हाहाकार मचा था ऑक्सीजन का और इसका दवाइयों का, वो नहीं बच रहा है, इसलिए कि वो स्थिति नहीं बन रही है। सवाल इस बात का है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जब तेजी से फैलता है, जो ओमिक्रॉन फैल रहा है, तेजी से फैलता है, तो फिर इसमें कई म्यूटेंट बन जाते हैं, नया वेरिएंट बन जाता है, वो खतरनाक हो सकता है, जैसे कि डेल्टा हुआ था। डेल्टा जब वेरिएंट के रूप में आया होगा, जो पहली फेज में आया था, फर्स्ट लेयर में, उस वक्त में जो वेरिएंट था वो इतना तेजी से फैला देश के अंदर कि वो कन्वर्ट हो गया डेल्टा का। इसलिए अचानक ही ऑक्सीजन की और उसकी वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ गई थी। ये आज भी चिंता है, इसलिए आज इतना लोगों को हम लोग बराबर लगातार मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं। ये तो मालूम है कि दुनिया में 125 मुल्कों में जा चुका है ओमिक्रॉन, और मृत्यु नहीं के बराबर हो रही है। 10-10 लाख लोग आ रहे हैं वहाँ पर अमेरिका के अंदर, 1.5 लाख 2 लाख आ रहे हैं आपके यूके के अंदर, जर्मनी में आ रहे हैं, और कई लोग हमारे भी जा रहे हैं, 1,500 लोग हमारे जा रहे हैं वहाँ पर अमेरिका के अंदर। तो ये सब कुछ है, परंतु ये ड्यूटी है हम सब की, हम सब ये ऐसी नौबत क्यों आने दें कि बाद में किसी का हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अगर इसने अपना रूप बदल दिया, ओमिक्रॉन ने रूप बदल दिया, मान लीजिए जैसे डेल्टा नया रूप में आया था, उस वक्त क्या होगा, ये चिंता करके हम लोग बार बार एक्सपर्ट की राय लेते हैं, पब्लिक को बताते हैं। एक सवाल था कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी आपकी सरकार के ऊपर कि मृतक हैं, कोविड के मृतक हैं, उनकी मदद आप नहीं कर रहे, उनको पैसा नहीं मिल रहा। ये पता नहीं कि मीडिया वाले क्यों इसको उछाल रहे हैं, या तो हमें बता दें तो हम गलती सुधार लेंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जिस राज्य ने सबसे ज्यादा मदद की हो, जिस राज्य ने सबसे ज्यादा, बल्कि मृत्यु का भी हमने ऑडिट करवाया हो, तो वो राज्य कैसे गलती कर सकते। नंबर 1, पैकेज हमने दिया है, उन विधवाओं को 1 लाख रुपए दिया है, वो 50,000 की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, और भारत सरकार भी 50,000 पर हेड दो मरने वालों को। हमने क्या किया है, 50,000 तो एक विधवा को, और बाद में उसको पेंशन है 1,500 रुपये। बच्चा को अनाथ है, अनाथ बच्चा है, तो उसको 1 लाख रुपये पहले, फिर 2,500 रुपये प्रति माह, 2,500 रुपये, 18 तक होने पर 5 लाख रुपये और देंगे उसको। नंबर 2। नंबर 3, जिनके जो बच्चे माँ है, उनको बच्चों को भी पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। पालनहार के अंदर जिसको पूरी के माँ या कुछ नाना नानी दादा दादी पालते हैं उसको, तो उसके जो मंथली खर्चे होते हैं, सालाना खर्चे, सब दे रही सरकार। अच्छी स्कीम है पालनहार की। तो हमारी योजना तो सबसे अच्छी योजना मानता हूँ मैं तो। ये 50,000 की बात छोड़ो, ये तो एक उन्होंने पूरे कंट्री के लिए कर दिया है, तो हम तो उससे आगे बढ़ के कर रहे हैं। अब ये तो बार बार खबर आती है, तो मैंने कह दिया है, आज सुबह जो कल न्यूज आई थी, तो मैंने कहा इसकी जांच करवाओ क्या मामला। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति छूट जाए इससे। आप लोग बताइए मेरे को, पत्रकार भी हो, क्योंकि पहले पत्रकारों का हमने 50 लाख की घोषणा करी थी, मैंने सुना 3-4 पत्रकारों को मिला खाली। अगर वो पत्रकार भी कोई होगा तो उसको भी हम लोग 8,000 गुरबचा विधवाओं को 1-1 लाख रुपए
और 167 अनाथ बच्चों को 5 लाख और 5,000 से अधिक विधवाओं के बच्चों को लाभ। मतलब कहने का मतलब कि ये कोई कमी नहीं है, हम तो इसकी पूरी तरह पैकेज देके आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी जो खबर आती है तो मैं उसकी जांच करवाता हूँ, दिखवाता हूँ कि इसमें कहाँ कमी रह गई है, तो कमी रह गई हम दूर करेंगे उसको। साहब, जो पंजाब में पीएम के काफिले को लेकर मुद्दा था, उसको लेकर आपको लगता है कि कांग्रेस को डिफेंसिव में नहीं जाना चाहिए, सवाल खड़े करने चाहिए? क्योंकि कल जिस तरह से बयान आए वहाँ के सीएम चन्नी के, उससे लग रहा है कि कांग्रेस डिफेंसिव में चली गई, जिसको लेकर बीजेपी और उग्र हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि जिस प्रकार से उनके ऊपर अटैक किए जा रहे झूठे, तथ्यहीन और केंद्रीय मंत्री मंडल के अधिकांश लोग आप देखिए एक के बाद एक उतारे गए थे कल मैदान के अंदर और उनसे बखान करवाए वक्त दिलवाए गए थे। तो मुख्यमंत्री ने अच्छा किया फैसला करके सर स्थिति स्पष्ट कर दी। मेरे पास फीडबैक है, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहा कि चीफ मिनिस्टर ने से बातें अब स्पष्ट तौर से सबको बता दी। सर, जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ये महामारी की तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो आपको लगता है जो अभी इलेक्शन सामने आने वाले उनको पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए? कल मेरा देखा नहीं ट्वीट, आपने रैली का आपने सर एक नया सुझाव दिया है कि रैली जो है वो किसी के जरिए होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? इलेक्शन पोस्टपोन तो मान लो हो नहीं सकते इलेक्शन कानून के हिसाब से भी, पर रैली पोस्टपोन हो सकती है। आपने देखा बंगाल के अंदर भी लास्ट में फिर कह दिया था इलेक्शन कमीशन ने 5,000 लोग ज्यादा नहीं होंगे। वो बात तो पहले भी कह सकता था, उसकी आलोचना भी होती है इलेक्शन कमीशन की। अब क्यों नहीं वो अभी से ही एक्शन करे? आजकल तो IT का युग जमाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आप टीवी में टाइम दे दीजिए सब पार्टियों को, उम्मीदवारों को, कुछ भी हो सकता है। पर आज जब मालूम है कि रैली फैलता है तो इसको अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम लगातार घट रहे हैं। किसके? इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड कच्चा ऑयल। और बात ये उठ रही है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ये मांग उठा रही है कि एक्साइज ड्यूटी सेंटर को कम करनी चाहिए, इससे 25 से 26 रुपए पर लीटर तक का फर्क आता है। आप हमेशा एक्साइज ड्यूटी को लेकर बात कहते रहे, तो आपका क्या सोच है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को? पहले कहता हूँ, अभी कहता हूँ भाई कम होनी चाहिए। जब कम हो रही है तो कल भी आया था मीडिया के अंदर काफी बड़ा जम मिल सकता है, 20-25 रुपए का ऐसा कुछ आया था। तो ये तो खुली बात है कि भाई जब कम हो रही है, देखिए इनका वित्तीय प्रबंधन डिपेंड कर रहा है खाली क्रूड ऑयल पे। बात ये है पिछले 15 के 7 साल से इनका जो वित्तीय प्रबंधन है वो लूट रहे लोगों को, चाहे कितने क्रूड का नीचे आ जाओ तब भी पूरा पैसा वसूल कर रहे हैं पब्लिक से, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस जो भी हो, और लाखों करोड़ रुपए इनके बाद में इकट्ठे हो रहे हैं। उससे इनका काम चल रहा है, स्कीम ला रहे हैं लोग को। पर इनको राज्यों में हिस्सा जो मिलना चाहिए वो सब हिस्सा बंद हो चुका है, क्योंकि इनकी बेसिक एक्साइज ड्यूटी इन्होंने बिल्कुल नीचे लिया है, जिससे हिस्सा मिलता था हम लोगों को, और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है जिससे हिस्सा नहीं मिल रहा। सिंपल बात है। तो ये इनकी नीति अच्छी नीति नहीं है। हो गया, धन्यवाद। वीकेंड करते हुआ कोई विचार है क्या? वीकेंड शनिवार सैटरडे संडे जन अनुशासन 1 साल बोलते मैं अकेला हूँ। शनिवार वीकेंड कर्फ्यू की बात शनिवार और संडे 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फ्यूचर में विचार है। अभी तो आप लोग बोलोगे, मैं सुनूंगा, हम लोग अपन बात करेंगे, अध्यक्ष जी से भी करनी पड़ती है बात मुझे, क्योंकि हम सत्ता सेंटर में जो है तालमेल भी रहे और आपकी सभा से काम हो। इसलिए अभी आपने कह दिया, हमने दिमाग में बात आ गई। हम तो मीडिया हो या पब्लिक हो उनके फीडबैक को बहुत बड़ा मानते हैं कि फीडबैक आधार पर ही फैसले होने चाहिए। और भी क्वेश्चन? थैंक यू। चक्र विजेता के साथ आज इस तरीके से सही स्मारक समझाया गया और दूरी का भेद की आपका क्या था? योजना का जो लाभ है अधिकतर नहीं मिल पा रहा हॉस्पिटलों में, उसके लिए मतलब क्या करना? चेक करा लेंगे। चिरंजीवी योजना का वो ये कह रहे हैं कि लाभ कम मिलने की बात नहीं मिल रहा है। बड़े अस्पतालों में वो कहते हैं